हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। दोस्तों, आप सभी का इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि इस प्रोग्राम में हम जिन सेलिब्रिटी को या जिस गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं उनसे कुछ ऐसा मैसेज सोसाइटी में जाए जिससे कि सोसाइटी को कुछ सीखने का, समझने का, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिले। और आज इसी कड़ी में जो हमारे गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे, बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं एंड दैट इज जेंडर इक्वेलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें भी लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वेलिटी, महिला और पुरुष के बीच में समानता हो, ये उनका समानता का अधिकार है। लेकिन क्या सही मायनों में सोसाइटी में, समाज में, कानून की नजरों में वो समानता का अधिकार प्राप्त हो पाया है? दोनों ही ज्वाइंट या न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं? क्यों पुलिस केसेस बढ़ते जा रहे हैं? कोर्ट में मुकदमे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तारीख पे तारीख मिलती है, हस्बैंड की तरफ से वो केस जीतें या फिर वाइफ की तरफ से वो केस जीतें, लेकिन फिर भी जो वक्त आपने उसमें गवाया है, जो एलिगेशंस आपने एक दूसरे के परिवारों पर लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ता है, उनके ऊपर क्या बीतती है, उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ अपनी ईगो में, अपने एटीट्यूड में। और कुछ लोग हमें प्रोवोक कर देते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली के हों, नियर बाय हों, हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे दोस्त हों। मैं एक मुकदमा करूंगी और एक केस करूंगी, मेरा पूरा ससुराल वाले जो हैं इंक्लूडिंग हस्बैंड, वो सब घुटनों पे आ जाएंगे, नाक रगड़ेंगे मेरे सामने। तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि जो परिवार इज्जत के लिए जीता है, और जब एक बार एक बहू आकर के उनकी इज्जत को नीलाम कर देती है, सरे बाजार उसकी धज्जियां उड़ा देती है, उसके बाद फिर उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका गारखल जी, जो जेंडर इक्वेलिटी एक्टिविस्ट हैं, कई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। पुरुष अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, क्योंकि उनका मानना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कहीं ना कहीं पुरुष को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं मोनिका गारखल जी से। क्यों टूटते जा रहे हैं रिश्ते, क्यों बिखर रहे हैं परिवार, बच्चों को नहीं मिल रहा पेरेंट्स का प्यार, कौन है जिम्मेदार? बढ़ते अधिकार, घटते संस्कार, झूठे इल्जाम हो जब आधार, निश्चित है संबंधों में दरार। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के विचार। मोनिका जी, आपका हमारे प्रोग्राम एहसास आपके अल्फाज हमारे पे बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। लोकेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस विषय पर मैं काम करती हूँ या समाज के जिस मुद्दे को मैंने पकड़ा हुआ है उसको आपने इतना अहम समझा और आपको लगा कि नहीं, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ज़रूर हम जनता को, कहते हैं ना, सतर्क कर पाएंगे शायद। बिल्कुल, और इसकी बहुत ज़रूरत भी है कि समाज में इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हो कि क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा मोनिका जी आपसे यही है कि एक महिला होते हुए भी, बीइंग अ वीमेन, आप मेंस राइट एक्टिविस्ट एज अ काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हैं, जो जेंडर इक्वेलिटी है उसके लिए आप काम कर रही हैं। तो इस तरह की सोच आपके दिमाग में कब आई और किस वजह से आई? क्या कुछ ऐसा आपने सोसाइटी में, समाज में कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा? जी, मेरे एक करीबी मित्र हैं जी, तो ये 2018 की बात है। ओके। तो मैंने इस तरीके की एक FIR जिसको कहते हैं 498A, और उसमें सब्सिक्वेंट पूरा पैकेज जो आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखी सुनी, क्योंकि उन्होंने मुझसे शेयर किया और वो मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, एक्स बॉस हैं। तो काफ़ी उनके परिवार को कहीं मदद की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस समय वो विदेश में थे और उनके परिवार में इंडिया में थी। तो उनके परिवार की जो मदद मैं कर सकती थी लीगली, वो मैंने जा कर के करी।
एंड वहाँ से मैंने इसके ऊपर काफ़ी डीप डाइव किया, गूगल किया, पढ़ना शुरू करा। पढ़ते मैं एक्चुअली तो मैं उनके लिए ही कोई रेमेडी ढूंढ रही थी। जी। पर वो रेमेडी से मुझे ये पता चला कि इंडिया में कई सारे NGOs हैं जो कि पुरुषों के लिए काम करते हैं। तो अब मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी और ये बढ़ी कि पुरुषों के लिए काम करते हैं, मतलब ऐसा क्या है पुरुषों के लिए जो करते हैं, क्योंकि तब तक तो मैं भी ये मान के चलती थी कि पुरुष जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेंडर है, वो सोसाइटी में डोमिनेट करता है। हाँ, कहीं किसी हद तक, मतलब झूठ नहीं कहना चाहूंगी, ये सच्चाई है, मैं ये मान के चलती थी। तो जब मेरे को पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हैं और उसके ऊपर मैं पढ़ती गई, मेरी रुचि बनती गई और पता नहीं पढ़ते पढ़ते मैं कब आगे चली गई। ये वाकया मेरे दिल को इतना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अंदर से झंझोड़ गया इस सच्चाई को, कि मुझे लगा कि मुझे अब सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। हर घर में आज एक बेटा है, हर घर में एक भाई है, आज मुझे भी छोटा भाई है, तो बाकी जितने भी पुरुष हैं वो सब मेरे भाई के जैसे या मेरे मित्र कह दीजिए। तो उस नाते मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए और इसलिए मैं पिछले 2 साल से इसी फील्ड में कार्यरत कर हूँ। जनरली देखा जाता है कि समाज में जो एक सोच है सोसाइटी की, और वो जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो आपसे, हमसे, हम सभी लोगों से मिलकर बना है। कहा यह जाता है कि समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए, महिला पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, उनके बीच में किसी तरह की कोई बायसनेस नहीं है, कोई असमानता नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सही मायनों में जो एक सोसाइटी की सोच है, या अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस डिपार्टमेंट की या लॉ की अगर ऐसी सोच है, तो क्या सही में ऐसी सोच है वहाँ पर, या अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर है इस सोच में? आपके सवाल का जवाब मैं 3 पार्ट में देती हूँ जी, क्योंकि आपने एक साथ में मुझे कई सारे सवाल पूछ लिए। बिल्कुल। तो पहले हम शुरू करते हैं सोसाइटी की बात। ठीक है, हम इक्वालिटी कहते तो बहुत है जी, ठीक है। ये इक्वालिटी कहीं हमने महिला को सुनानी शुरू करी थी, उसको हम, बट उसका मतलब था कि हम उसको एम्पावर करें जी, सशक्त बनाएं। ठीक है, इसीलिए कानून में भी कई प्रावधान ऐसे आए जो पहले होता था। ठीक है, जो कि आज से 20 साल पहले, 20 साल से मेरे ख्याल से होना, क्योंकि सभी लोग बहुत शिक्षित हैं, कोई दहेज लिया नहीं जाता, कोई दिया नहीं जाता है, तो ये तब उनके लिए ये चीजें बनी। पर इक्वालिटी के नाम पर कहीं हम पुरुष को बड़ा अनदेखा करने लग गए। बिल्कुल, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि एक जेंडर को तो आपने ऊपर उठा दिया और दूसरे को बिल्कुल ही नीचे दबा दिया। बिल्कुल। ये तो हुई एक समाज के नजरिए की बात। ठीक, रही बात कानून की, कानून में आप देख लीजिए कितने कानून हैं जो महिला की रक्षा के लिए, उसके राइट्स के लिए, राइट टू रेसिडेंस, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, एलिमनी से लेकर के, वायलेंस से लेकर के, पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं है जो उसके लिए बने हैं। एक किताब में मुझे ऐसा लॉ दिखाइए जो पुरुष के लिए बना हो या पुरुष अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये तो फेयरली इनजस्टिस है ना। हमने, अब आपके सवाल का तीसरा पार्ट है ये, हमने ब्रिटिश कल्चर कॉपी किया, वेस्टर्न कल्चर कॉपी किया। ये लॉ भी हमारे बाहर के हैं। बिल्कुल, है ना, ये हमारे नहीं है, हमने इसमें IPC और CRPC डाल दिया। मेरे ख्याल में मोनिका जी, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो ये लॉ बने थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बहुत पहले के पुराने लॉज हैं, और जैसे कहते हैं कि समाज टाइम के साथ आपको चलना चाहिए, वरना टाइम आपको पीछे छोड़ देता है, बैकवर्ड हो जाते हैं। तो वैसे इन जो कानून हैं उनमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। ये कानून तब के हैं जब दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, उस बिल्कुल टाइम के कानून है, जब औरतें इतना लंबा घूंघट निकालती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, पढ़ना लिखना नहीं था, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम अब देखें 21st सेंचुरी में, और पिछले अगर 2000 से आगे की बात करें, जैसे आपने बताया कि पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो लॉ को अभी भी वहीं की वहीं रखा गया है। वही अबला नारी और बेचारी है नारी, उन चीजों को देखकर ही समाज और कानून आज भी अपने फैसले सुनाता है। यू हैव टू गो बाय द लॉ बुक। लॉ बुक में आपने हर जगह पे विमेन वर्ड को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आपने 1983 में 498A बना, उसके पीछे जरूर हमारे हिंदुस्तान में कोई वजह रही, जिस पर अभी आपने कहा।
मानते हैं सही है, पर उसमें अब काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए। आप देखिए 498 का इस्तेमाल किस तरीके से होने लग गया। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा माननीय उच्च न्यायालय ये कह चुका है कि ये एक लीगल टेररिज्म है, एक्सटॉर्शन का एक जरिया बन गया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप 498 की परिभाषा पढ़ें, इसमें दहेज शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं है। एग्जैक्टली उसके अंदर सिर्फ क्रूएल्टी, बिल्कुल, इट कैन बी मेंटल जी, इमोशनल और फिजिकल उस हद तक कि आपके शरीर का कोई अंग टूट गया, फ्रैक्चर हो गया या परमानेंट डिसेबिलिटी या कुछ भी ऐसा हो गया, टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, या तो आप लड़की से कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो उसके अपने नाम पर है, मतलब देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स। एक तरह की आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लड़की को परेशान कर रहे हैं किसी भी वे में, चाहे आप उनसे पैसा मांग रहे हैं, चाहे कोई आप उनसे सामान मांग रहे हैं, कोई व्हीकल मांग रहे हैं, कुछ भी ऐसी मूवेबल इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी। बट उसमें अगर देखा जाए तो डाउरी, दहेज जो हम कहते हैं, उसका नाम कहीं भी नहीं है। उसके लिए तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ना जी, DP 3/4, उसके लिए हमें इसकी जरूरत हमें किसी अलग कारणों से थी, पर उन कारणों का अब आज ये देखिए कि कितना, मतलब उच्च न्यायालय खुद ये कह रहा है, बड़े बड़े माननीय जजेस ये बात कह रहे हैं। तो ठीक है, अब काफी इसमें अमेंडमेंट आए हैं, पर फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि एक महिला एक कहानी लिखकर, बना करके, बुन करके, परिवार के सब लोगों के नाम उसमें प्लॉट कर दिए, लेकर थाने चली जाती है और पैकेज शुरू होता है सबसे पहला 498, 406, 323, 506, 504, यहाँ से शुरू हो जाता है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। उसके पास ना तो कोई विटनेस होते हैं ऐसे उन घटनाओं के, ना तो कोई एविडेंस होते हैं। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, मेरे पास दिन की कई सारी FIR लोग जैसे मुझे भेजते हैं, अपने केसेस डिस्कस करते हैं। आपको मैं और कंप्लेंट्स वगैरह भी कई बार, जिनको कंप्लेंट की कॉपी मिल जाती है, बताया कि पूरा पैकेज होता है। तो वो शुरुआत यहीं से होती है, 498 शुरुआत। उसके बाद पूरा पैकेज है, क्योंकि जैसी जैसी स्टोरी लड़की ने लिखी है, उससे जो जो ऑफेंसेस मेड आउट होते हैं, यदि होते हैं, क्योंकि प्राइमा फेसाई तो वो लड़की से स्टेटमेंट लेते ही है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, पर वो बड़ी चतुरता से स्टेटमेंट महिला एक दे देती है। मतलब क्योंकि अपने झूठ को पक्का करना है तो आप दे देते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि अगर ये मैटर कल ट्रायल पे गई, ट्रायल पे जाती ही है, राइट? तो आप एविडेंस कहाँ से लाएंगे? विटनेसेस कोर्ट तो एविडेंस पे चलती है ना। आपको नहीं लगता कि जब महिला इस तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट देती है या FIR करती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं माइंडसेट ये होता है कि मैं जैसे ही ये FIR या पुलिस कंप्लेंट हस्बैंड के पास या इन लॉज के पास जाएगी तो वो एकदम से डर जाएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, नाक रगड़ देंगे मेरे आगे जी। मेरे ख्याल में मंशा कहीं ना कहीं ये होती है, वो इतना दूर का वो सोचती नहीं है कि कल को अगर ये ट्रायल में जाएगा, जब कोर्ट के सामने जाएगा और कोर्ट सबूत पे चलती है, तो वो सबूत, विटनेस वो कहाँ से लेकर के आएगी, और तब तक मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी होती है। यही तो वजह है कि आज 498 के मामले 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल चल रहे हैं, इतने लंबित हैं, क्योंकि उसके बाद महिला ने आना बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ तो ये तो करके गई वो, साथ में उसने एक डोमेस्टिक वायलेंस का। अब मुझे बताइए, जब 1983 में अच्छा खासा हमने, अगर हम इसको मानते थे, इफ द गवर्नमेंट एंड लॉ हैज द रीजंस टू बिलीव कि ऐसा होता है, तो उसके बाद अब 2005 में आप घरेलू हिंसा लेकर आ गए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 फिर ये बनाया गया, ठीक है, और वो भी अगर बनाया गया तो सिर्फ उसमें नाम तो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर विमेन, लेकिन विमेन में भी देखा जाए तो फिर कई केसेस में हमने देखा है कि वो भी सिर्फ और सिर्फ बहू के लिए होता है। उसमें ना तो देवरानी, जेठानी, सास और कोई उसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, महिला में गिनती नहीं है, उनकी महिला में गिनती नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ये बात मुझे कैमरे पे आपके साथ कहनी चाहिए कि नहीं। मैंने कुछ जगह पे लिखा भी है। मैम, हर जगह लोगों को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, दबे वर्ड्स में सभी ये लोग बोलते हैं कि 100 में से 95-98% तक केसेस जो हैं वो झूठे होते हैं। मैं आपको अभी एक और इंसिडेंट बताती हूँ, इंसिडेंट नहीं है, न्यूज़ है राजस्थान की। तो मैंने, जैसे कि महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, तो इट इज बेटर दे शुड से नेशनल कमीशन फॉर वाइफ, एग्जैक्टली, बिकॉज वो तो सिर्फ वाइफ के लिए बना। इवन टुडे अगर आई एम अ सिंगल वुमेन, ठीक है, यदि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो मेरी भी कंसिडर नहीं होती वहां पे कंप्लेंट।
पर ये यहाँ पे मैं कहती हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी आपकी कहाँ गई? फिर लड़के की बहन, उसकी माताजी, भाभी या परिवार की कोई और फीमेल जेंडर वुमेन, वो महिला में क्यों नहीं है? बिल्कुल, उनको हम उस महिला का दर्जा उनसे कैसे छीन लिया उस समय हमने? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे ये गलती हो गई, एक बेटा पैदा कर लिया। बस जहां समाज पहले ये सोचता था कि बेटा होना चाहिए, उससे वंश आगे चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में आज अब लोग बहुत डरते हैं। हाँ, और धीरे धीरे ये इस तरह से हैजे की तरह से, प्लेग की तरह से बीमारी फैल रही है, कैंसर की तरह से, जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो एक फैमिली का जो आपस में बॉन्डिंग होती है, उसको बहुत तोड़ रहा है वो। एक तो वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, और उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ बच्चे भी अगर रहते हैं, उसमें भी उनकी कई बार देखा जाता है कि किसी वजह से अपने ईगो है, अपना एटीट्यूड है, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसमें। ये जो मतलब कई लड़कियों से मैंने, मतलब कहने के लिए तो देखिए कुछ होता नहीं है जी। तो अब हम अपनी जो कहते हैं ना गलतियां हैं, उसका पलड़ा किसी पे तो डालेंगे। तो बहुत आसान है घर में सास का या नंद का नाम लेना, ठीक है। पर मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस से मैं परिचित हूँ जिसमें लड़का लड़की केवल अकेले ही रह रहे हैं, तो वहां भी ये हो रहा है। तो वहां पूरी फैमिली को ड्रैग कर लिया गया उन केसेस में, सिर्फ इसीलिए कि वो परेशान होंगे, मेरे सामने नाक रगड़ेंगे, घुटनों पे आएंगे, मेरी सारी डिमांड्स को पूरी करेंगे। अब आप बताइए कि वहां भी वो लड़की एडजस्ट नहीं कर रही। अब ठीक है, हम उसका क्योंकि मेरे पास जो वर्जन आता है उससे मुझे अगर ड्रैग हुई है शादी 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने में आपको इश्यूज आ गए, अरे 2 months इज अ वेरी लेस टाइम। आप एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए सिर्फ 2 महीने का आप अगर टाइम ठीक वैसी बात है कि अगर कोई पौधा 6 महीने बाद या साल भर बाद फल देगा तो 2 महीने में फल कैसे दे देगा? तो आप उसके लिए उतना भोग तो दीजिए, उसमें खाद पानी हवा तो डालिए। तो रिश्ता भी वैसे ही है। एग्जैक्टली। इसको हर तरीके से खाद पानी हवा सब कुछ देना पड़ता है, केयर की, सेफ्टी की, हर चीज की जरूरत है उसमें। एब्सोल्युटली राइट। तो अब आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात देखिए लोकेश जी, जिसका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, DIR बनती है, ठीक है। आप DIR को पढ़िए, इट इज ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस जी। उसमें हर तरीके के अब्यूज और वायलेंस की बात करी। ऑटोमेटिकली वो एक बना एक फॉर्मेट है, जस्ट आपको उस पर टिक करना है और बस आगे भरना है, वो एक रेडीमेड फॉर्मेट उनका तैयार है। अब अगर आप उसको देखें, अगर सही तरीके से कोई व्यक्ति अपनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को देखे, या अमूमन मामलों में तो गायब होती है, होती ही नहीं है, ठीक है। और होती भी है तो पता नहीं प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या भर देते हैं फटाफट, और लड़की ऐसा क्या समझा देती है या क्या हो जाता है, मतलब कि उसको वो कुछ भी बना करके दे देते हैं। बट मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, मेक श्योर कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपकी DIR होनी चाहिए। अपनी DIR को पढ़िए, और अगर कहीं जरूरत लगता है आपको, जो कि लगेगा, आप उसके जवाब RTI के द्वारा मांगिए, और प्रोटेक्शन ऑफिसर ने क्या क्यों लिखा है उसको समझने का प्रयास करिए, उसकी कॉपी निकलवाइए। प्रोटेक्शन ऑफिसर की वजह से मोनिका जी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो DIR बनाते हैं, या जो लड़की ने कहा वो ये कह के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि जैसा लड़की ने बताया जी वैसा हमने इसके अंदर भर दिया, क्योंकि साइन दोनों के होते हैं उसमें? जी, मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। इसमें यह है कि ऑपोजिट पार्टी और द रिस्पोंडेंट और द हस्बैंड, हम कितनी अच्छे स्ट्रांगली इस अपने मैटर को समझे हैं या कंटेस्ट कर रहे हैं। यही मैंने अभी अभी बताया कि हर व्यक्ति अपनी DIR जरूर देखे। तो हम कितनी एज अ हस्बैंड या एज अ फैमिली, सास ससुर, भाई नाम तो सभी के लिखे हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या बातें हमारे लिए लिखी गई हैं। क्योंकि एक तो देखिए उसने डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन बनाई, ठीक है, वो तो एक पिटीशन बनी जिसका कि जवाब आप भी अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू या ऑब्जेक्शंस के थ्रू आप देंगे समय समय पर। बट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इस बात को टेस्टिफाई और वेरीफाई करती है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ये ऐसे लड़की के कहने पे उसको लड़की से इस तरीके के सवाल पूछने चाहिए
कि जिससे कि फैक्ट्स निकल कर आए, और अगर नहीं है तो वैसी बात नहीं लिखनी चाहिए। और आपके सवाल का जवाब ये है कि इसकी जिम्मेदारी होती है, अगर सामने वाला पक्ष या हस्बैंड पक्ष इसको सही तरीके से समझ रहा है और कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन द कोर्ट टू गिव देयर टेस्टिमनी। क्योंकि उनके पास ऐसी क्या चीजें या फैक्ट्स, उनके पास फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा क्या दिखा उनको, क्या चीज लड़की ने बताई, कौन सा मेडिकल था, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये बनाया है। दे हैव टू आंसर, दे आर आंसरेबल। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा लगे तो अपनी DIR को अच्छे से पढ़े और उसकी कॉपी निकलवाएं। और उसके तरीके हैं कि RTI के द्वारा किस तरीके से आप प्रोटेक्शन ऑफिसर से अपने सवालों के जवाब जो उन्होंने लिखे हैं वो ले सकते हैं। देयर आर वेज एंड मीन्स टू डू दैट, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछेंगे तो कोई बताएगा तो है ना, तो ये चीज है। अच्छा, एक सवाल और मेरा, जब DIR की बात चली है कि जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, क्या DIR की एब्सेंस में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो सकता है कोर्ट में? जी हो सकता है, उसके लिए बेस नहीं है DIR? नहीं, वो उसके बाद एक्चुअली प्रोसेस ये है कि पहले वो फाइल होता है, उसके बाद जज साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए होता है जी। इसको इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि 25 पन्ने की, 30 पन्ने की कहानी लिखी हुई है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए, दैट इज व्हाई द प्रोटेक्शन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल। आइडियली द राइट प्रोसेस इज कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएं, उनको अप्रोच करें, एंड इफ दे फील कि हाँ जी आपके साथ ऐसा कोई वायलेंस हुआ है, उनकी तरफ से ये जाना चाहिए। बट अभी क्या है, क्योंकि वो टेररिज्म, लीगल टेररिज्म जिस पर हमने बात करी, वो रास्ता उल्टा ले लिया है कि पहले केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, तो फिर DIR उसकी सबमिट होती है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए समय दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, डिपेंड्स, जितना भी समय होता है वो देते हैं, और उसकी प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी वो DIR रेडी करता है। लड़की को वहां जाकर के अपने स्टेटमेंट देने पड़ते हैं, या पूरी सिचुएशन बयां करनी पड़ती है कि कब कब मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास उस पिटीशन की कॉपी होती है। लड़की ने मान लीजिए केस फाइल करा, उस बात को 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बुलाया है, इट डजंट हैपेंस इमीडिएटली और वेरी सून। तो अगर बुलाया है, तो अब अगर सच है तो उसकी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। पर सच को बोलने के लिए चाहे आप रात को 2 बजे भी उठा के पूछा तो वही हो। पर यदि झूठ है, आप अपनी पिटीशन 50 बार भी पढ़ के चले जाए, आप हूबहू बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो एक कहानी बुनी, इट्स अ कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी एंड अ कॉन्स्पिरेसी टुवर्ड्स अ फैमिली, इनोसेंट फैमिली। और मैं इनोसेंट इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारा कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट जहां पुरुष की बात आती है सब ये कहते हैं सबसे पहले वो गिल्टी हो जाता है, गिल्टी है। और बेचारा अपने इनोसेंस के लिए 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल लड़ रहा है। कई लोग तो बेरोजगार हो गए इस गिल्टी अंटिल ही हैज बीन प्रूवन इनोसेंट जी। मतलब ये कितनी दोहरी मानसिकता है जी। तो SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा वो उसमें जो प्रोसीजर दिया गया उसी को फॉलो करेंगे। तो ठीक हमारा कानून की किताब भी है। पर जहां ये देखते हैं कि ये सामने वाला पुरुष है और ये महिला है, अचानक से हमारे जजमेंट, हमारे जो स्टेटमेंट्स है उसमें हम आर्म ट्विस्टिंग कर देते हैं, हमारे माय लॉर्ड्स, विच इज रॉन्ग। और मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया लोकेश जी, हमारे माय लॉर्ड्स में 70% तो पुरुष ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पुरुष क्या, जो एक पुरुष की तकलीफ समझ ही नहीं और सच और झूठ को नहीं देख पा रहा। ठीक है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी है ना। तो किसी की पूरी लाइफ, उसकी फैमिली की पूरी लाइफ आपके एक डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो आगे एक लैंडमार्क जजमेंट बनते हैं, लोग उनका एक मिसाल देते हैं कि हाँ इस जजमेंट में ये हुआ था। अब हर पुरुष या हर फैमिली के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि वो हाई कोर्ट तक जाए या सुप्रीम कोर्ट तक जाए, अरनेश कुमार की तरह एक लैंडमार्क जज। कितने लोग यहीं पर ही अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, सेशंस में घूम घूम। तो आपके साथ क्या घटना हुई, किस तरह से आपने अपने आप को मजबूत रखते हुए, परिवार को मजबूत रखते हुए उस लड़ाई को लड़ा? क्योंकि ये लड़ाई है झूठ के खिलाफ, आपके सच की, आपके मान की, सम्मान की। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किन लोगों ने आपका साथ दिया, किन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया?
किन चीज़ों से आपको सपोर्ट मिला वो ज़रूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है हम किसी ऐसे ही दुखी परिवार तक मदद पहुंचाने में उनकी हेल्प कर सके। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए देखना ना भूलिएगा इसका अगला पार्ट।